welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So we are studying our chapter extraction of metals यानी कि मेटलर्जी। तो बच्चों धातु कर्म में मेटलर्जी के अंदर पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एलिंगम डायग्राम, एलिंगम आरेख। एलिंगम आरेख क्या होता है तो हमने देखा था कि एलिंगम आरेख, एलिंगम साइंटिस्ट था है ना, वो दे रहा है आपको एक ग्राफ किस किस के बीच में, तो हम कहेंगे डेल्टा जी और टेम्परेचर। अब डेल्टा जी गिव्स मुक्त ऊर्जा और टेम्परेचर ताप, ठीक है। अब रिएक्शन कराओगे तभी तो डेल्टा जी निकालोगे। तो एलिंगम आरेख जो है वो धातुओं के ऑक्साइड बनने के लिए आपको डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन दे रहा है। मतलब इस ताप पे इस अभिक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा इतनी है, इस ताप पे गिब्स मुक्त ऊर्जा इतनी है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यूज इसने आपको दे रखी है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, तो हमें देखना है कि भाई मुझे मान लो एल्यूमिनियम है, या एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया था बॉक्साइड Al2O3, एल्यूमिना था, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई Al2O3.2H2O यानी कि बॉक्साइड और मुझे एल्यूमिनियम धातु चाहिए, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिना का अपचयन करना। अब मुझे कोई प्रॉपर मेटल इसके लिए लाके दो कि भैया मैं क्रोमियम से कराऊंगी, मैग्नीशियम से कराऊं या किसी और धातु से कराऊं, या मान लो मेरे पास क्रोमियम ऑक्साइड का मेटल है ना, क्रोमियम जो है वो ऑक्साइड रूप में है और मैं चाहती हूँ कि भाई क्रोमियम ऑक्साइड को अपचयित करके क्रोमियम लाऊं, तो धातु कौन सा यूज करूं, क्या मैं मैग्नीशियम यूज करूं, क्या मैं एल्यूमिनियम यूज करूं, या मैं कोई और मेटल यूज करूं, क्या मैं कार्बन यूज करूं, इस तरीके से। तो आपको ले देके क्या करना है, दो रिएक्शंस बनानी है, एक ऑक्सीकरण की और दूसरी अपचयन की। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हम एलिंगम डायग्राम से फाइंड करेंगे। अब आपको लग रहा है कि एलिंगम आरेख तो हर बार ऑक्साइड बना रहा है, देखो जैसे ये 2Mg + O2 MgO बना रहा है ना, Al + O2 Al2O3 बना रहा है, तो ये तो ऑक्साइड बना रहा है। और आप कह रहे हो कि नहीं अपचयन के लिए भी डेल्टा जी निकालो। तो बच्चों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, आपको रिएक्शन के लिए अलग अलग डेल्टा जी की वैल्यूज दे रखी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं चाहती हूँ कि भाई ये प्रॉपर मान लो ये 800 वाला टेम्परेचर है ना, 800 वाले टेम्परेचर पे ये अभिक्रिया लिखिए यहाँ पे 2Mg + O2 2MgO, ठीक है। और यहाँ जो डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है लगभग मान लो 900 और 1000 के बीच में आ रही है, यानी कि 950 मान लेती, ठीक है। तो अगर इसके ऑक्साइड बनने के लिए डेल्टा जी माइनस का 950 है, तो इसके अपचयन होने के लिए, अब एक उल्टी कर दो, मैं इस रिएक्शन को यूं करना चाहती हूँ, तो अगर इस रिएक्शन को यूं करना चाहते हो तो यहाँ साइन बदल, आई बात समझ में। तो आपको ये नहीं सोचना है कि तो ऑक्साइड बना रहा है और मुझे तो धातु का अपचयन करना है, उस स्थिति में आप डेल्टा जी का चिन्ह बदल दीजिए, ठीक है। और क्या ध्यान रखेंगे बच्चों, तो आपको जनरली चीज ये ध्यान रखनी है कि जिसका ऑक्साइड आप बनाना चाहते हैं, जिस धातु का ऑक्साइड आप बनाना चाहते हैं, है ना, यानी कि जिस धातु को आप अपचयित करना चाहते हैं, मतलब उसमें से तो ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं, और जिस धातु की सहायता से आप सामने वाले को अपचयन करना चाहते हैं, वो धातु तो खुद का ऑक्साइड बनाएगा। तो जो धातु का ऑक्साइड बनाना चाहते हो वो लाइन तो आपकी नीचे आनी चाहिए, और जिस धातु को अपचयित करना चाहते हो उसकी लाइन ऊपर आनी चाहिए। तो नीचे वाली लाइन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो डेल्टा जी की वैल्यू है ना, ये माइनस का 1200 है, माइनस का 1100, माइनस का 1000, माइनस का 900। तुम चाहते हो कि ये अभिक्रिया हो जाए तो वो लाइन तो तुम नीचे रखना, और तुम चाहते हो नहीं ये अभिक्रिया नहीं हो, इसका उल्टा हो जाना चाहिए, तो वो लाइन ऊपर रखना। ले देखिए इन शॉर्ट जो है एलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है। फॉर एग्जाम्पल पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, बट आई थिंक ग्राफ थोड़ा क्लियर नहीं था, तो हम इसको वापस देखते हैं। देखो एलिंगम आरेख का प्रयोग करते हुए समझाओ कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी 873 केल्विन पे बात कर रहा है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन निम्न अभिकर्मकों से संभव है या नहीं है। तो पहली बात इसने कंडीशन फिक्स कर दी है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और तुम चाहते हो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो। तो बच्चों जिंक ऑक्साइड का अपचयन आप चाहते हो मान लो Mg से, ठीक है। तो देखो अभिक्रिया क्या बनाओगे, तो तुम कहोगे जिंक ऑक्साइड, तो लिखो, तो हमने लिख दिया जिंक ऑक्साइड, इसका अपचयन कराना है Mg से, तो प्लस में लिख लो Mg, ठीक है। अब बच्चे अगर इसका अपचयन होगा तो ये तो जिंक बनाएगा, और इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये MgO बनाएगा, यानी ले दे के पूरी अभिक्रिया जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ZnO + Mg गिव्स Zn + Mg हो, ठीक है। तो मैं चाहती हूं कि भाई डेल्टा जी ZnO तो Zn में बदल जाए और Mg MgO में बदल जाए, ठीक है। तो भाई डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी ZnO Zn में बदल जाए प्लस डेल्टा जी Mg जो है बच्चों वो MgO में बदल जाए, ठीक है।
हम ऐसा चाहते हैं, तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू लिया, ठीक है ना। ये दो अर्ध अभिक्रियाएं हैं, तो हम कहेंगे ओके टेम्परेचर है हमारा 600 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 873 केल्विन। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस ग्राफ में 873 डिग्री से 873 केल्विन, देखो ये आपका हो गया 400 और ये हो गया 800, ठीक है। इनके बीच का टेम्परेचर ये रहा, इसको हम ले लेते 600। अब बच्चों तुम चाहते हो Zn वाली लाइन और Mg वाली लाइन, तो ये रही आपकी Mg वाली लाइन, ये रही, ठीक है 600 पे, और Zn वाली लाइन आपकी ये दिख रहा है ना, ये आपका ग्राफ है ये, ठीक है। यहां लिखा है ट्वाइस Zn प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ZnO, ठीक है, यानी ये जिंक ऑक्साइड बन रहा है। और ये जो लाइन है नीचे वाली, यहां लिखा है ट्वाइस Mg प्लस O2 गिव्स ट्वाइस MgO, ठीक है। अब तुम चाहते थे कि जिंक ऑक्साइड से तो जिंक बने, यानी तुम ये अभिक्रिया उल्टा करना चाहते थे, और तुम चाहते थे मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाए। तो वैसे ही देख लो, अगर तुम्हें विदाउट कैलकुलेशन आंसर देना है, तो तुम जो अभिक्रिया चाहते थे, क्या चाहते थे कि Mg तो ऑक्सीकृत हो जाए लेकिन जिंक का अपचयन हो जाए। तो जो अभिक्रिया तुम चाहते हो वो होनी चाहिए उसकी लाइन तो नीचे, क्योंकि डेल्टा जी ज्यादा आएगा नेगेटिव, और जो तुम नहीं चाहते हो उसको रखना ऊपर, ताकि मैं इसका साइन बदल भी दूं तब भी आंसर नेगेटिव रहेगा। क्लियर? तो जो अभिक्रिया आप चाहते हो कि भाई इसका ऑक्साइड बने वो नीचे आनी चाहिए, बाकी कोई भी हो ऊपर आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो अभिक्रिया संभव है। शॉर्ट में तो आपका ये है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ Mg वाली लाइन तो नीचे आ रही, हमारा काम तो हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात आती है, तो देखो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं इधर चलती हूँ, है ना, तो ये लगभग हो गया माइनस का 1000, और अगर मैं इधर चलती हूँ तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने ले लिया माइनस का 500 और 600 के बीच में आ रहा है ना, तो माइनस का 550, ठीक है। ये माइनस का 600 है बच्चों, और ये माइनस का 500 है, तो बीच में आ रहा है, तो माइनस का 550, ठीक है। तो मैं कहूंगी इस अभिक्रिया के होने के लिए तो डेल्टा जी माइनस का 1000 है, और ये अभिक्रिया नहीं, मुझे इसका उल्टा करना है, साइन बदल दो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यूज रख लेते हैं। तो माइनस 550, साइन बदल दूंगी तो प्लस का 550, और यहां रहेगा माइनस का 1000 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ 1100 ले लिया अप्रोक्सीमेटली, तो चलो ठीक है। अब आपको ओवरऑल देखना है, तो मुझे बताओ माइनस का 1100 प्लस का 550, ओवरऑल रिजल्ट तो नेगेटिव है ना। और बच्चों अगर ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव क्या प्रूव करता है, तो हम कहेंगे डेल्टा जी नेगेटिव प्रूव करता है कि भाई ये अभिक्रिया तो होनी ही चाहिए, तो ये अभिक्रिया संभव है। बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है ठीक है, अब आप ये बताओ जिंक ऑक्साइड का अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड से कर दीजिए, क्या बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो हम कहेंगे ओके भाई, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हम कार्बन मोनोऑक्साइड से करें तो पहले समीकरण बनाते हैं। क्या समीकरण बनेगा, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, आंसर क्या होगा, तो मैं कहूंगी जिंक बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा। अब देखो किसका ऑक्साइड बनाना चाहते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीकृत करना चाहते हो, मतलब CO वाली लाइन नीचे आनी चाहिए, टेम्परेचर जो उसने बोला है उस पे, ठीक है। अदरवाइज हम कैसे यूज करते हैं, तो हम देखते हैं चाहिए तो करानी है, मुझे हर हाल में रिएक्शन करानी, तो जिस टेम्परेचर पे CO वाली लाइन नीचे आ जाए वो इस अभिक्रिया के लिए सूटेबल टेम्परेचर हो, बस टेंशन करना ही नहीं। तो हम देखते भी चलो 600 पे हमारा काम हो रहा है कि नहीं, तो बच्चों 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिंक ऑक्साइड वाली तो यही है, माइनस का 550, कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन, तो देखो ये तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, तो प्लस में चल रहा है ना। ये वाली लाइन तो है बच्चों CO, ये है देखो CO 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड आप ये तो चाहते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें बदले, डाइऑक्साइड, तो ये वाली लाइन तो और ही ऊपर चल रही है भाई, है ना। तो हम कहेंगे ये देखो ये तो और ऊपर चल रही, 600 पे तो आपका काम वैसे ही नहीं होना है ना, 400 और 500 माइनस का 450 के अराउंड है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, माइनस का 450 ये और ये, तो प्लस में 550, तो लॉस हो रहा है,
ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? मैं कह रही हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अगर तुम डेल्टा जी कैलकुलेट करने जाओगे ना बच्चों, तो यहाँ बैठेगा, देखो ये माइनस का 400 है, ये माइनस का 500 है, और इसके बीच में जाओगे ना तो माइनस का 450, और इसके लिए तुम्हारा डेल्टा जी जो था वो लगभग माइनस का 550। और उल्टा करूंगी, इक्वेशन बदल रही है, ऑक्साइड थोड़ा बनाना चाहते हो तुम, तो इस रिएक्शन को उल्टा करना चाहते हो, तो प्लस का 550, तो प्लस का 550 माइनस का 450, तो मेरा आंसर तो प्लस आ रहा है। और प्लस आ रहा तो मैं कहूंगी मतलब ही नहीं, हमारी पहली ही शर्त थी कि यदि अभिक्रिया के लिए, है ना, यदि फाइनल रिएक्शन, यदि किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है, दिए गए ताप पर, ठीक है, यदि किसी अभिक्रिया के लिए दिए गए ताप पर डेल्टा जी का मान नेगेटिव है, डेल्टा जी का मान नेगेटिव है, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी। ये हमारा कंडीशन था पहले से ही, ठीक है, तो हम कहेंगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी। लेकिन यहाँ तो हमारा काम जो है वो हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ हमारा काम नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो अब नहीं दिख रहा है तो क्या करें, लिख दो वैल्यूज। तो हमने कहा कि पहले डेल्टा जी सेट करो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी ZnO Zn में बदलना चाहिए, CO CO2 में बदलना चाहिए। अब यहाँ तो हमें पता था वैल्यू माइनस का 550 है, और यहाँ जो है वो हम लमसम ले रहे हैं, सो माइनस का 500। तब भी ओवरऑल अगर हम देखने जाएं बच्चों, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे पॉजिटिव आ रही है, तो कुल मिला के हम कहेंगे हमारा काम तो नहीं होने वाला, अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया देख लेते। तो अब आप चाहते हैं कि भाई जिंक ऑक्साइड का आप चयन कार्बन से करो, टेम्परेचर ये सेट कर, अभिक्रिया बनाओ, तो हम कहेंगे ZnO प्लस C, Zn और CO, जिंक ऑक्साइड का अपचयन करना है, तो बच्चे ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और इसका अपचयन होगा तो इसका ऑक्सीकरण होगा। तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं कि भाई ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, ठीक है। अब ले देके हमें इन सब के लिए डेल्टा जी चाहिए, तो डेल्टा जी ZnO Zn जो कि था माइनस का 550, और डेल्टा जी C कन्वर्ट हो जाएगा CO के अंदर, ठीक है। अब ले देके करना क्या है, वैल्यूज निकालनी है। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, माइनस का 550 जो कि प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ऑक्साइड बनते टाइम माइनस था ना, अभी तो ये प्लस हो जाएगा। अब C CO में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट आंसर देना है तो तुम देख लो C गिव्स CO वाली लाइन नीचे आ रही है क्या, तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बने, ये आपका टेम्परेचर ये रहा 600, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बने बच्चे, देखो ये रहा, ये लाइन जो है आपकी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, देखो वैसे वैसे तो नीचे आ रही है ना, 2C प्लस O2 गिव्स 2C। तो हम कहेंगे हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन गया वैसे वैसे ये लाइन नीचे आई। लेकिन आप तो 600 की बात कर रहे हो ना, तो 600 पे तो मुझे कहीं नहीं लगा, 600 पे तो देखो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू 400 और 300 के बीच में है, तो हम कहेंगे लमसम इतना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। जो रिएक्शन तुम चाहते हो ऑक्साइड बने हो तो नीचे आनी चाहिए, तो Zn वाली नीचे आ रही है, जिंक अपना ऑक्साइड बनाएगा नेगेटिव वैल्यू वाली, और ये तो नहीं बनाएगा इस टेम्परेचर पे। हाँ, इसके बाद जरूर देख लो वो लाइन नीचे चल रही, मान लो तुमसे पूछ लेगी नहीं भाई मुझे तो ये रिएक्शन करानी है, 600 पे नहीं होते तो तुम बता दो कहाँ होगी, तो तुम ध्यान से देखो इस ग्राफ में कि जिंक वाली लाइन तो बच्चों ऊपर चढ़ रही है ना, जहां दोनों क्रॉस कर रही है, एक बार तो उस टेम्परेचर को पकड़ लोगे, हाँ ये यहाँ पे तो क्रॉस कर रही है। अब इसके बाद ये लाइन ऊपर चढ़ रही है और इसके बाद ये लाइन नीचे उतर रही है, तो जिस टेम्परेचर के बाद ये वाली लाइन नीचे उतर रही है मतलब डेल्टा जी मोर नेगेटिव, आपको डेल्टा जी नेगेटिव मिलता जाएगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर ढूंढो जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, वहां तो डेल्टा जी 0 है। उसके बाद में आप चाहते हो जिसका ऑक्सीडेशन हो, जिसका ऑक्साइड बने, वो लाइन नीचे चलनी चाहिए, ये नहीं, और जिसका ऑक्सीकरण ना हो वो लाइन ऊपर चलनी चाहिए। तो मैं कहूंगी हाँ ये 800 के बाद वाला टेम्परेचर जो है उसके बाद वो हाई टेम्परेचर पर हो जाएगा।
तो वो तुमसे पूछ लेंगे नहीं बताओ किस टेम्परेचर पे होगी, तो तुम कहोगे भी हाँ इसके बाद। ठीक है, ये 800 और 1200 बीच में 1000 है ना, 1000 के बाद हम कहेंगे हाँ आराम से ये रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन 600 पे तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने दे दिया कि भाई डेल्टा जी आप चेक कीजिए। डेल्टा जी जो है वो माइनस का 200 और इधर प्लस का 550, तो बच्चों पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो हम कहेंगे सिंस डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो फिर वो रिएक्शन हमारे काम नहीं आएगी, यानी अभिक्रिया संभव नहीं है। क्लियर? ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, बट आई थिंक ग्राफ क्लियर नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एलिंगम आरेख का प्रयोग करते हुए ऐसी स्थिति सुझाइए जिसमें क्या हो, तो बच्चे जिसमें मैग्नीशियम जो है क्या कर सके, जिसमें मैग्नीशियम एल्यूमिना का अपचयन कर सके। मतलब तुम्हारे पास है एल्यूमिना, है ना, आपके पास क्या है एल्यूमिना यानी Al2O3, आप चाहते हैं इसका अपचयन हो, यूज आप मैग्नीशियम को करना चाहते, तो बच्चों एल्यूमिनियम एल्यूमिना एल्यूमिनियम में अपचयित हो जाएगा और ये मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट हम चाहते हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी Al2O3 तो बदलना चाहिए Al में, प्लस Mg जो है बच्चों वो बदलना चाहिए MgO में। ऐसा आप चाहते हैं Al2O3 Al में बदले और Mg किस में बदले, MgO। अब आप तो चाहते ही है कि भाई ये रिएक्शन करानी है, तो ये नहीं पूछा होगी कि नहीं होगी, हाँ आप तो इसको करा के बताओ। तो तुम देख लो, तुम चाहते हो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बने, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइन नीचे ले आओ, और ये ना बने तो इसकी लाइन ऊपर ले आओ। ऐसा टेम्परेचर ढूंढ लो जिसमें MgO की लाइन नीचे आ रही, तो हम गए वापस एलिंगम डायग्राम। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइन देखो ये है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइन ये है बच्चों, देखो -1100 से उठ रही। ठीक है, इस रिएक्शन पे आपको दिख रहा है ना क्या हो रहा है, ये है ट्वाइस Mg प्लस O2 गिव्स ट्वाइस MgO, तो ये लाइन तो काफी नीचे, लेकिन इसके जस्ट ऊपर ये भी लाइन एल्यूमिना वाली देखो 4/3 Al प्लस O2 गिव्स ट्वाइस 2/3 Al2O3। अब देखो ये बिंदु पे दोनों काट रहे है ना, और ये बिंदु का टेम्परेचर जो है वो लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 1200 और 1600 के बीच में ले लूं तो लगभग 1400 या उससे कम ही है, 1350 मान लो चलो। अब क्या करें, तो भाई मैं चाहती हूँ कि Mg तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो, है ना। अब ये कभी कन्वर्ट होगा जब टेम्परेचर इसके नीचे रखोगे बच्चे, ये लाइन नीचे रखोगे, तो ये लाइन नीचे मतलब तुम कहोगे इस टेम्परेचर से नीचे चल 1673 केल्विन से नीचे चल लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तुम बताओगे एग्जैक्ट ये टेम्परेचर है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा। इसके नीचे कोई भी टेम्परेचर है तो इसकी वैल्यू जो है ना बच्चों वो लगभग -1100 मिलेगी, और ये ऊपर जो है वो 1100 से कम हो जाएगा माइनस में, और फिर साइन चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर तुम्हारा माइनस में आएगा। ठीक है, तो ग्राफ देखते हुए तुम क्या कह सकते हो, सिर्फ एक पॉइंट सजेस्ट कर सकते हो, है ना। तुम बताओगे प्रतिछेदन बिंदु, ठीक है, प्रतिछेदन बिंदु कौन सा है, तो मैं लगभग लिख रही हूँ, ठीक है ना, ये क्रॉसिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, तो 1200 और 1600 के बीच में ना, यानी 1400। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, एलिंगम आरेख में, एलिंगम आरेख में बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए है ना, बिंदु ए मतलब इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट, प्रतिछेदन बिंदु जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट प्रतिछेदन बिंदु यानी कि ए, और टेम्परेचर कितना था, तो हम कहेंगे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पर डेल्टा जी का मान 0 होगा। अब डेल्टा जी 0 क्यों होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्रॉस कर गई, एक दूसरे को कट कर रही है, मतलब दोनों के लिए डेल्टा जी बराबर। ठीक है, तो हम कहेंगे एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव, क्योंकि एक रिएक्शन तो तुम चाहते हो आगे बढ़े पर दूसरा विपरीत दिशा में आगे बढ़े, तो साइन बदलना पड़ेगा ना। तो एक के लिए अगर डेल्टा जी -1100 है
तो ऑपोजिट रिएक्शन के लिए प्लस का 1100 है, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे डेल्टा जी का मान 0 है ना, और डेल्टा जी का मान 0 है, अतः इस ताप पर नो रिएक्शन, इस ताप पर अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो हम तो पूछे किस पे होगी ये बताओ, तो इस पे तो नहीं होगी, और इसके आगे जाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगी। mg वाली लाइन ऊपर चढ़ गई थी, mg वाली लाइन नीचे तो कब रहती थी, जब टेम्परेचर इससे कम है ना। तो आप कहेंगे अतः 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यदि ताप को रखा जाए, ऐसे लिख देते, यदि ताप 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखा जाए तो उपरोक्त अभिक्रिया संभव है। ठीक है भाई, उपरोक्त अभिक्रिया संभव है क्योंकि, तो हम कहेंगे क्योंकि इस स्थिति में डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, डेल्टा जी नेगेटिव। तो अगर आप चाहते हैं ये रिएक्शन हो तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है किसी भी सिचुएशन। क्लियर? तो एलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आप थोड़ा और क्लियर। अब आता है बच्चों यूज क्या है, एलिंगम आरेख का उपयोग क्या है। तो देखो पहला उपयोग है धातु अपचायक के रूप में, धातु को अपचायक के रूप में, ताकि धातु सामने वाले का क्या कर दे, अपचयन कर दे, खुद का क्या कर दे, ऑक्सीकरण। तो खुद का ऑक्सीकरण करेगा तो एलिंगम डायग्राम बेचारा आपको डेल्टा जी की वैल्यू दे ही रहा है, और दूसरे का अपचयन भी करेगा तो साइन बदल दो, वैल्यू तो उसकी भी दे रहा है, कैलकुलेशन तुम कर लो, चेक कर लो। तो बच्चे एलिंगम आरेख के आधार पर जिन धातु के ऑक्साइड के विरचन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब उसकी लाइन नीचे है, वे उन धातु के ऑक्साइड का अपचयन कर सकते हैं जिनके विरचन के लिए डेल्टा जी कम नेगेटिव है। तो जिसका डेल्टा जी कम नेगेटिव है, अभिक्रिया उल्टी कराओगे तो नेगेटिव वैल्यू किस में बदल जाएगी, पॉजिटिव। नीचे वाली लाइन ज्यादा नेगेटिव, ऊपर वाली लाइन पॉजिटिव, तो परिणामी रिजल्ट तो माइनस हो। उस स्थिति में डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, तो आप आराम से उसको काम कर सकते हो। उदाहरण कि अगर तुम Cr2O3 का अपचयन एल्यूमिनियम से करना चाहो तो तुम्हें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। आरेख तुम्हारे पास है, दो लाइन ढूंढो, है ना, एक बार एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक बार क्रोमियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, फिर अपनी अभिक्रिया बनाओ, डेल्टा जी निकालो, और आपको लगेगा कि वाकई में इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव मिल रहा है। तो बच्चों अगर डेल्टा जी नेगेटिव मिल रहा है मतलब ये रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगी। तो पहला उपयोग हो गया आपका एलिंगम आरेख का धातु अपचायक के रूप में। अब बच्चों बहुत बार क्या होता है कि सबसे इजीली अवेलेबल जो अपचायक होता है वो होता है आपका कार्बन। खुद का आराम से ऑक्सीकरण हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, या पहले मोनोऑक्साइड बना है बाद में डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, ले देखिए हमें क्या करना है, टेम्परेचर सेट करना है। ठीक है, अब कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर आप अपचयन करते हैं तो देखो आपके पास तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि कार्बन सॉलिड सीधे ही ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाते। अब ध्यान से देखो, क्रिया कारक वाली साइड में ठोस की तो एंट्रोपी नहीं गिनते, है ना, गैस की एंट्रोपी 1 मोल गैस है, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल गैस है, तो मैं कहूंगी डेल्टा एस का मान बढ़ रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, 1 मोल गैस से 2 मोल गैस, सिस्टम की रैंडमनेस, तंत्र की अस्त व्यवस्था बढ़ रही है, तो डेल्टा एस का मान पॉजिटिव। तो बच्चों इक्वेशन तो आपने ये पढ़ी थी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मुझे बताओ टी डेल्टा एस में डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू और ज्यादा क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और डेल्टा जी आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कह रहा है अगर इस रिएक्शन में देखें तो बच्चों ताप बढ़ाने पर डेल्टा जी का मान और ज्यादा नेगेटिव होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड में आराम से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि कार्बन से अपचयन करे, मतलब कार्बन का खुद का तो ऑक्सीकरण, धातु का क्या होगा, अपचयन। ठीक है, तो ये कह रहा है हाँ ऐसा पॉसिबल है, इसकी लाइन नीचे लानी पड़ेगी। तो इसकी लाइन नीचे कब आएगी, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ताप उच्च होगा। तो अगर आप ये रिएक्शन को काम में लेना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। इतनी सारी मेटलर्जी है, इतने सारे स्टेप्स है ना, तो भट्टी में कब कब क्या टेम्परेचर रखना है,
है ना। सबसे पहले हम कोयला ही जलाते हैं, जैसे हम अभी आयरन मेटलर्जी की बात करेंगे आने वाली क्लासेस में, तो लोह धातु का आयरन मेटलर्जी सबसे नीचे है ना कोयले को जलाते हैं, तो कोयला मतलब कार्बन, तुम चाह रहे हो कि उसको जलाओ, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, CO2 बनाओ, है ना। तो टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ेगा ताकि CO2 ऊपर उठे और हम कुछ काम कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। अतः कार्बन का CO2 नहीं है ना, यहाँ CO है, ठीक है, ट्वाइस C प्लस O2, तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस CO। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ बदलने वाली जो बात है, तो कार्बन इसमें बदल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक। तो एक कंडीशन तो ये है, अगर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है तभी यहाँ गैसेस 1 मोल है, यहाँ गैसेस 2 मोल है, तभी एंट्रोपी बढ़नी है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा जी की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव आ जाएगी, ठीक। अब अगर हम देखें कि नहीं, कार्बन जो है वो डायरेक्ट CO2 में बदल जाए, और एक तरीका ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो CO2 में बदल जाए। पहले आपने कार्बन को CO में बदला, तो हमने कहा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका ऑक्सीकरण करो, भट्टी में पहले कोयले को जला के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते, अब वो ऊपर उठ रही। अब देखो क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो देखो बच्चों, गैसियस सिस्टम यहाँ 2 और यहाँ कितना 3, और 3 गैस मोल से प्रोडक्ट साइड में क्या है, तो हम कहेंगे 2 गैस मोल। तो भाई 3 मोल गैस 2 मोल गैस में कन्वर्ट हुई, यानी गैस की मात्रा घटी। अब गैस घटी मतलब तंत्र की एंट्रोपी अस्त व्यस्तता क्या होगी, घट गई। अब तुम्हारा जो इक्वेशन था उसके अकॉर्डिंग चलूं कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो आप तो खुद ही कह रहे हो कि भाई सिस्टम की डेल्टा एस ऑलरेडी नेगेटिव हो रही। अब अगर तंत्र की एंट्रोपी नेगेटिव हो रही है ना, समझे मेरी बात, 3 मोल गैस से 2 मोल गैस पे चले गए, एंट्रोपी घट रही है, डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तुम्हारी वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब मैं नेगेटिव कैसे लाऊंगी, तो मुझे टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। अगर ताप उच्च रख दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। डेल्टा एच का मान नेगेटिव लाने के लिए मुझे टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। अगर आपने ताप बढ़ाया तो फिर डेल्टा एच जी की वैल्यू होगी तो नेगेटिव, लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी जितनी पहले हो रही थी, है ना। तो टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए डाउन रखना पड़ेगा। तो भाई आपने एक भट्टी में कार्बन नीचे जलाया, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर उठी, वो क्या बना रही है, CO2। अब तुम सोचो क्या और ज्यादा टेम्परेचर रखूं, तो तुम कहोगे नहीं, टेम्परेचर अब और ज्यादा रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब टेम्परेचर को क्या किया जाए, कम किया जाए, तो जितना ताप कम होगा ना ये नेगेटिव वैल्यू घट जाएगी, है ना। तो वापस आपका डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। फिर थर्ड रिएक्शन क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे देखो ऐसा भी हो सकता था कार्बन प्लस O2 CO2, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 1 मोल गैस इधर है, सॉलिड की तो एंट्रोपी लीस्ट होगी, तो 1 मोल गैस इधर है, 1 मोल गैस इधर है, तो मैं कहूँगी एंट्रोपी में तो कोई चेंज ही नहीं, इधर भी एक इधर भी एक, तो बच्चे डेल्टा एस 0, क्योंकि 1 मोल गैस से 1 मोल गैस बन रही है। अब अगर डेल्टा एस ही 0 है ना, तो यहाँ इस रिएक्शन में मैं टेम्परेचर का क्या करूँ, टेम्परेचर का तो कोई रोल ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों ताप बढ़ाने पर भी डेल्टा जी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर। तो अगर कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था, है ना, तब तो ताप बढ़ाते तो लाइन आपकी नीचे जाएगी। फिर अगर कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे तो ताप बढ़ाने पे आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और ये वाली लाइन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आपको कार्बन के यूज के लिए देखो आपको इस तरह का ग्राफ दे रखा है बुक में, है ना। ये आपको क्या दे रखा है, देखो ग्राफ है आपका बिटवीन डेल्टा जी और किसके बीच में, टेम्परेचर। अब देखो जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है लाइन नीचे आ रही है कि नहीं, जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है ये वाली लाइन नीचे आ रही है, मतलब ताप बढ़ने पे अभिक्रिया आगे बढ़ रही है। ऐसा कब पढ़ा था, तो ऐसा तो तुमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, नहीं देखा था, है ना। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, सॉरी 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, ठीक है। तो बच्चों जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस,
डेल्टा एस पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव होगी, हमें फायदा हो जाएगा। तो यदि कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो तो लाइन नीचे आ जाएगी, तो हम कहेंगे ताप बढ़ाने पर ये लाइन नीचे आ रही है, मतलब कार्बन ठोस किस में बदलेगा, तो हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब सेकेंड लाइन देखो, ये कांस्टेंट है ना बच्चों, तो कांस्टेंट कब रह सकता है, तो हमने अभी देखा था कि यदि कार्बन को सीधे ही कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाए तो इस रिएक्शन में मुझे कोई डेल्टा एस में चेंज नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी एक मोल, यहाँ पे भी एक मोल, तो डेल्टा एस 0 है। तो टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, मुझे नहीं लग रहा कि डेल्टा जी चेंज होने वाला है, टेम्परेचर के साथ वेरी करने वाला है। तो ये कांस्टेंट वाली लाइन जो है ये थी C+O2 gives CO2। ठीक है, अब ताप बढ़ाने से आप क्या देख रहे हैं, ताप बढ़ाने से आप देख रहे हैं उल्टा डेल्टा जी की वैल्यू कम नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन थी कि ताप बढ़ाने से डेल्टा जी कम ऋणात्मक होगा, तो ये वाली थी 2CO+O2। 3 मोल से तुम चले गए 2 मोल की तरफ। ठीक है, तो बच्चों 3 मोल से 2 मोल की तरफ चले गए, यानी तंत्र की एंट्रोपी, तो हम कहेंगे तंत्र की एंट्रोपी बढ़ गई, डेल्टा एस हमारा हो गया उल्टा पॉजिटिव। सही है, अब अगर यहां तुम क्या करोगे, ताप बढ़ाओगे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन जो है जो आपको बता रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, इक्वेशन डेल्टा जी की वैल्यू कम नेगेटिव हो रही है। तो अब मैं इसको ले लेती हूँ आपकी तीसरी इक्वेशन, 2CO plus O2 is 2CO। क्लियर, 3 मोल से आप चले गए 2 मोल की तरफ। ठीक है, 2CO plus O2 gives 2CO, है ना, 3 मोल गैस 2 मोल गैस में बदल गई, तो तंत्र की एंट्रोपी बच्चों घट गई, तो डेल्टा एस घट गया। फॉर्मूला आपका अभी भी वही चल रहा है ना, डेल्टा एस की वैल्यू घट गई तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रख लिया तो हो जाएगी गड़बड़, इसका मान कम नेगेटिव होगा। आपको यहाँ पे टेम्परेचर रखना है लो ताकि ये नेगेटिव बना रहे, तो ताप बढ़ाओगे तो उल्टा हो जाए, डेल्टा जी देखो -600 -400 -200, ऐसे डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू घटता जाएगा अगर आपने इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया। यहाँ डेल्टा एस 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर के साथ, यहाँ आपका डेल्टा एस क्या था, पॉजिटिव था, तो डेल्टा एस पॉजिटिव था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा जी के नेगेटिव मान में बढ़ोतरी होगी ताप बढ़ाने से। ठीक है, तो ये है आपका कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, अब बच्चों धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, ये हम कैसे जानेंगे, एलिंगम आरेख की सहायता से हम कैसे पहचानेंगे। तो मान लो आपके पास क्या है, मान लो आप चाहते हो कि क्रोमियम प्लस 3/2 ऑक्सीजन ये बना रहा है Cr2O3, डेल्टा जी नेगेटिव है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, सबके लिए डेल्टा जी नेगेटिव ही है। मान लो इसके लिए वैल्यू है माइनस का x किलो जूल प्रति मोल। ठीक, दूसरा मैं कह रही हूं कि ट्वाइस Al प्लस 3/2 O2 gives Al2O3, इसके लिए भी डेल्टा जी नेगेटिव है और मान लो माइनस का y किलो जूल प्रति मोल। ठीक, अब तुमको ये भी ऑक्साइड बना रहा है, ये भी ऑक्साइड बना रहा है, डेल्टा जी दोनों के लिए नेगेटिव है। अब मैं कैसे सेट करूं कि मुझे इसका अपचयन करना है इससे, तो बच्चे हुआ क्या कि इसका अपचयन करना है इससे, ऐसा पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो बच्चों ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है ना, डेल्टा G2, ये G1 मान लो, ये डेल्टा G2, तो डेल्टा G2 का नेगेटिव वैल्यू, समझे मेरी बात, डेल्टा G का नेगेटिव वैल्यू डेल्टा G1 के नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा है, सीधी सी बात है। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, हम डेटा देखेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम, तो मतलब ये रिएक्शन तो होनी ही है क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव ज्यादा है। ठीक है, वाई में माइनस वाला डेटा ज्यादा है, अब यानी ये कम है और मुझे तो साइन भी बदलना है,
क्योंकि अगर ये रिएक्शन कराना चाहती हूँ तो इसका तो मुझे अपचयन कराना पड़ेगा। यानी कुल मिला के मैं ये चाह रही हूँ Cr2O3 का अपचयन कर दिया जाए एल्यूमिनियम से और आंसर मिले Cr प्लस Al2O3। तो ये पॉसिबल है क्योंकि Cr2O3 Cr में कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ठीक है, तो बच्चे डेल्टा G1 कितना है माइनस का x, लेकिन मैं तो साइन बदलना चाह रही हूँ तो प्लस का x हो गया और डेल्टा G2 तो तुम कहोगे माइनस का y। ओवरऑल बड़ा कौन था, x बड़ा था कि y, तो हम कहेंगे नहीं y की वैल्यू बड़ी थी, नेगेटिव में बड़ी थी। ठीक है, तो आंसर जो है वो फाइनली नेगेटिव आएगा और आंसर नेगेटिव आएगा मतलब मैं रिएक्शन करा सकती हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो आप बताएंगे अतः क्या होगा, तो हम कहेंगे Cr2O3 का अपचयन Al से संभव है, थर्मोडायनामिकली तो पॉसिबल है। ठीक है, अब वाकई में हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सी भट्टी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, थर्मोडायनामिक्स ने आपको टेम्परेचर बता दिया, पॉसिबिलिटी बता दी, लेकिन एग्जैक्ट रोल तो काइनेटिक्स का है। थर्मोडायनामिक्स आपको डेटा देता है, हाँ हो जाना चाहिए। काइनेटिक्स मतलब जाके आपको परफॉर्मेंस तो खुद करनी पड़ेगी, है ना। तो ग्राउंड की नॉलेज लेना और ग्राउंड में जाके खेलना दो अलग अलग चीजें होती। ठीक है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे एरोप्लेन चलाना सीखोगे तो एरोप्लेन चलाना सीखोगे तो सीधा तो आपको प्लेन में बिठा के और जैसे साइकिल चलाना सिखाते हैं वैसे तो नहीं सिखाएगा, है ना। लेकिन हाँ ग्राउंड लेवल पे आपको फील कराया जाएगा, चारों तरफ आपको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाएगा, है ना। कंट्रोल के लिए कि आपको अलग अलग मशीन में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, अपरेटस है ना, जो भी उसके पार्ट्स है उसको यूज करना सिखाया जाएगा, क्लाइमेट मिल जाएगा। ठीक है, हर चीज हर कंडीशन के लिए तैयार करा जाएगा। लेकिन वो तो थर्मोडायनामिकली हुआ ना कि हाँ आप सीख गए हो, जब फाइनल परफॉर्मेंस की बात आएगी वो एग्जैक्ट फील्ड है, तो ये आपको परफॉर्मेंस दे रहा है कि हाँ हो जाएगा और 90% श्योरिटी होती है कि हो ही जाता है, लेकिन 10% केसेस डिपेंड करता है वहां की कंडीशंस पे। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ भाई धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन ये सुविधा जो है किस ताप पे होगा कि नहीं होगा, ये सारा डेटा जो है वो हमें थर्मोडायनामिक्स दे देता है। मेटलर्जी का थर्मोडायनामिकल कॉन्सेप्ट हमें ये डेटा प्रोवाइड करा देता है कि हाँ भाई आपकी रिएक्शन होनी है कि नहीं होनी है। ठीक है, अब इसमें भैया एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, लाइक बच्चों सेम क्वेश्चन ये शायद Cr2O3 के निर्माण के लिए डेल्टा G माइनस का 540 किलो जूल प्रति मोल है। अब देखो Cr2O3 का निर्माण मतलब तुम चाहते हो Cr2O3 बने, तो कैसे बनेगा, तो मैं कहूंगी Cr ले लो, ऑक्सीजन ले लो और Cr2O3 बनेगा। ठीक है, और बनने के लिए डेल्टा G जो है दैट इज माइनस 540 किलो जूल प्रति मोल। और Al2O3 का निर्माण, तो बच्चों तुम चाहते हो Al2O3 भी बने, तो Al2O3 बना दो। इसके लिए आपको डेल्टा G दे रखा है कितना, चाहे तो आप एलिंगम डायग्राम से निकालते, है ना, चाहे तो इसने आपको दे दिया। और ये दोनों डेटा एक ही टेम्परेचर पे दिया हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ मेंशन नहीं है, तो हम कहेंगे ओके Al2O3 बने, डेल्टा G जो है वो माइनस का 827 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, अब क्या करें, तो क्या Cr2O3 का अपचयन Al से संभव है, यानी तुम चाहते हो Cr2O3 का तो वो अपचयन, हेल्प कौन करे, तो हम कहेंगे Al, तो आपकी इक्वेशन ये रहेगी 2Cr प्लस Al2O3। यानी कुल मिला के तुम्हें डेल्टा G चाहिए इस अभिक्रिया का, तो मुझे डेल्टा G चाहिए Cr2O3 तो Cr में बदले और बदलो बच्चों Al जो है वो Al2O3 में बदले, Al का ऑक्सीडेशन हो, Cr2O3 का क्या हो, रिडक्शन हो। ठीक है, तो अब डेल्टा G इक्वल्स टू चेक कर लो, तो Cr2O3 Cr2O3 Cr में ही तो कन्वर्ट हो रहा था, सॉरी Cr से Cr2O3 बन रहा था। साइन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो इक्वेशन उल्टा चाहिए, साइन उल्टा कर लेती हूँ तो मैं कहूंगी प्लस का 540, और मैं चाहती हूँ हाँ Al2O3 में बदले, तो बदल रहा है, साइन चेंज नहीं करूं तो माइनस का 827। ठीक है, माइनस का 827, तो ले देखे आंसर तो नेगेटिव ही आएगा ना, है ना। आप सॉल्व करोगे तो 500 प्लस का है, 800 माइनस का है। ठीक है, तो मैं कहूंगी 300 का गैप तो वैसे ही यहाँ आ गया,
है ना। तो बच्चों इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का जो वैल्यू है दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव तो आपको दिया है शायद 287 माइनस का। ओके, तो जो भी वैल्यू आए आपको लिखना है 287 किलो जूल पर मोल माइनस का। ओके, तो बच्चों चूंकि डेल्टा जी नेगेटिव है तो आपका काम हो चुका है। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, तो डेल्टा जी नेगेटिव है, अतः यह अभिक्रिया संभव है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ले देखे लिमिटेशंस क्या है। आपने इतनी बातें कर ली एलिंगम आरे की, कुछ तो कमियां होंगी। अब बच्चों देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एलिंगम आरे की बताता है कि ऊष्मा गतिकी के आधार पर अभिक्रिया संभव है या नहीं। आपको सिखा तो दिया कि हाँ ऐसे प्लेन उड़ाना है, लेकिन धरती पे सिखाया है ना, प्रैक्टिकली तो उड़ाओगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो बल गतिकी के बारे में इसने कुछ बताया नहीं, और एग्जैक्टली ऐसा होता है जब आप रिएक्शन करने जाते तो हमें और भी चीजें पता लगती है। ठीक है, तो एक तो ये ड्रॉबैक हो गया। दूसरा बच्चों, आपने डेल्टा जी के लिए ये फॉर्मूला लगाया था ना, -2.303 nRT log base 10 के साम्यावस्था स्थिरांक, और साम्यावस्था मतलब अग्र अभिक्रिया की दर इक्वल्स टू पश्च अभिक्रिया की दर, यानी रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए। हर रिएक्शन रिवर्सिबल हो उसकी क्या गारंटी। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ थोड़ा हम गड़बड़ हो जाती है बात कि डेल्टा जी की व्याख्या इस धारणा पर आधारित है कि अभिकारक और उत्पाद साम्यावस्था में हो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला भी ये है, परंतु हर बार ये सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद क्या हो सकते हैं, ठोस, है ना। तो भाई ठोस ठोस में बदल गया, अब वापस वो पीछे कैसे जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ सॉलिड वाली बात जब आती है, ठोस अभिक्रिया में जब भाग लेने लग जाता है तो गड़बड़ हो जाती है के निकालने में, तब रिएक्शन पीछे जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर उस टाइम डेल्टा जी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, और डेल्टा जी से ही तो आपकी सारी कैलकुलेशन थी। ले देखिए, ये दो डाउट्स रहते हैं, ये दो लिमिटेशंस है एलिंगम आरे की। तो आई थिंक अब एलिंगम आरे का आपका अच्छे से क्लियर हो गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।